हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज जो है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और कुछ समझाऊंगा। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो शायद मैं बोल ना पाऊँ, शायद आप अपना मोबाइल भी ना यूज कर पाएँ। भाई मोबाइल कैसे नहीं यूज कर सकते, अभी समझ जाएंगे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो आप मोबाइल कैसे नहीं यूज कर सकते। ठीक, तो दोस्तों, प्रिय छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको कोई भी टॉपिक है वो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देख के उसको छोड़ दे रहे हैं, इससे आपका टॉपिक भी नहीं क्लियर होता है और मुझको पता भी नहीं चल पाता है कि कितने बच्चे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और अपने वीडियो को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आएगा। और भी सेल आर्गनेल्स या फिर सेल के बारे में और कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 9th का बायो का मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो शायद मैं भी ना बोल पाऊँ, उसी को अब हम लोग समझेंगे कि क्यों नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अकेला रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियम कहेंगे। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, ये अगर अकेला हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा तो क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? माइटोकॉन्ड्रियम बोलेंगे। ठीक, तो ये बात समझ गए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया अकेला है तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियम है। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी बॉडीज। ये क्या होते हैं? ये टाइनी बॉडीज होते हैं और वेरिंग शेप होता है इनका। ठीक, चलिए अब और समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई। ये है टाइनी बॉडी। ठीक, कैसा बॉडी है? टाइनी बॉडीज। ठीक, ये टाइनी बॉडीज होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इनकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिंग शेप। ठीक है, कैसे हैं ये? वेरिंग शेप के, मतलब ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ही शेप का होता है। ठीक, ये अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि क्या? सिलेंड्रिकल शेप है, रॉड शेप है इनका। ठीक है, और स्फेरिकल शेप है। तो कितने तरीके के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका शेप के अकॉर्डिंग? रॉड शेप, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। चलिए अब और आगे जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है आपको आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इस स्ट्रक्चर से आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ और मैं लिखने की, यहाँ पे ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आप स्ट्रक्चर देखते रहिए और थोड़ा सुनते रहिए ध्यान से। ठीक, क्योंकि अगर किसी चीज को समझना है, ठीक, किसी चीज को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले सुनना सीखो। जब तक सुनोगे नहीं ध्यान से तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे कोई भी चीज है। चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं भाई, सुन के सीखते हैं और देख के भी सीखते हैं। तो ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या दिखा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? आपको तो ये सबसे पहले देखना होगा, ये जो बाहर की लेयर एक जा रही है। ठीक, तो ये कैसी लेयर है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, अब आउटर मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स अगर आउटर है तो कहीं ना कहीं भाई इनर भी होगा। तो ये वाला आपको मेम्ब्रेन जो दिख रहा है क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? आउटर और इनर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये आप समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है भाई? 2 मेम्ब्रेन है। ठीक, कितने हैं? 2 मेम्ब्रेन है। ये भी बात आपको क्लियर हो गई। एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है भाई? आउटर मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होता है। कैसा होता है? पोरस होता है, मतलब कि उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है, अब आपको ये दिख रहा होगा इनर मेम्ब्रेन थोड़ा फोल्ड है, देखिए यहाँ ऐसे फोल्ड होते हुए चला आया। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है। कैसा होता है इनर मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो फोल्डेड होगा। ठीक, अब भाई एक चीज आपको यहाँ समझना है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप कपड़ा रखते हो, कपड़ा आपने रखा, अगर ऐसे फेंक दिया, सीधा सीधा आपने कपड़ा अपना फेंक दिया, गए घर पे गए, यूनिफॉर्म उतारा और फेंक दिया, तो वो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अगर आप उसी कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो वो उस कपड़े का जो एरिया है, ठीक है, वो कपड़ा तो आपका ज्यादा है, लेकिन क्या है, उसको जब आपने फोल्ड करके रख दिया तो वो कम जगह पे आ गया।
ठीक, तो वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे ही काम यहाँ पे क्या है भाई, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये फोल्डेड होता है, तो ये क्या करता है, इनर सरफेस मेम्ब्रेन को इंक्रीज कर देता है। क्यों भाई इंक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज कर देता है कि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन इजीली हो जाए। ठीक, अब ये सीधा सीधा हो जाता तो इतना बड़ा सा नहीं आ पाता, तो ये बड़ा है लेकिन ये फोल्डेड है, ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन इजिली हो जाए। ठीक, अब ये बात हो गई। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर चैम्बर, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे आउटर चैम्बर। ठीक, अब ये जो है जो इनर चैम्बर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है भाई, कुछ मैट्रिक्स भरा हुआ है, आपको दिख रहा हुआ है डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कुछ मैट्रिक्स है, ये लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक, कहाँ पे, इनर चैम्बर में। ये वाला था आउटर चैम्बर, ये वाला है इनर चैम्बर। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, कुछ लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक, अब उस मैट्रिक्स में क्या होता है ये अब आपको समझना है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या भरा है, देखिए यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं क्या है, डीएनए है। इस मैट्रिक्स में यहाँ पे राइबोसोम लिखा हुआ है, तो क्या है, राइबोसोम है। और इसी मैट्रिक्स में ऑक्सीसोम होता है। ठीक, समझ गए। और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रिस्टी होता है, जो ये फोल्ड होता है ये क्रिस्टी कहलाता है, या फिर या फोन स्ट्रक्चर भी से कहा जाता है, या फिर क्रिस्टी बोल दिया जाता है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, ये सॉरी जो इनर चैम्बर है उसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में राइबोसोम आपको दिख जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स दिख जाएंगे, ऑक्सीसोम दिख जाएगा। ठीक, तो ये जो है इनर स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। ठीक है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया का तो इनर स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें थी भाई, डीएनए था, ऑक्सीसोम था और राइबोसोम था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका फंक्शन समझ लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी क्या होता है। बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, मैंने अभी कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो हम जो लिख रहे हैं ये लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं कुछ हमारे लिए एनर्जी का काम कर रहा है। ठीक है, एनर्जी बनाने का काम कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कैसे एनर्जी बनाता है। जब आप लोग फूड को खाते हो, खाना जब आप लोग खाते हो तो आपने खाना खाया प्लस क्या किया, रेस्पिरेशन किया। क्या किया, सांस ले लिया भाई, सांस लिए तो क्या गया अंदर, O2 अंदर गया। अब फूड में से कुछ फैट मॉलिक्यूल्स आ गए, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक, फैट मॉलिक्यूल्स कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये ऑक्सीजन जब इसमें मिलेगा तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ मीन्स यहाँ पे कुछ एनर्जी जब रिलीज हुई ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो क्या होगा, जो ये एनर्जी बन रहा है वो कौन बनाएगा, ये सब प्रोसेस कहाँ पे होगा भाई, ये सब जो प्रोसेस होता है ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी बना रहा है। ठीक, अब ये एनर्जी जब बनाएगा तो किस फॉर्म में एनर्जी बनाएगा। ठीक, एनर्जी बनाएगा तो किस फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो एनर्जी बनी, तो किस फॉर्म में बनी, एटीपी के फॉर्म में बनी। किस फॉर्म में, एटीपी। तो एटीपी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक, केमिकल सब्सटेंस है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। अब ये जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है इसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहेंगे भाई, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया ने तो क्या किया, एनर्जी का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब उसने एनर्जी बनाया था,
किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी वहीं से एटीपी को यूज कर लिया करेगी। अब एटीपी को हम लोग किस किस फॉर्म में यूज करते हैं ये अब आपको बताना है, ठीक। तो एटीपी हमारी बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में यूज करती है, ठीक। जैसे एनर्जी का फॉर्मेशन तो हो गया, तो हम लोग एनर्जी को यूज करेंगे भाई कुछ चीज सिंथेसिस करने में, ठीक, कुछ चीजों के सिंथेसिस करने में, जैसे कि क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज किया जाएगा, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज किया गया, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाएगा, आरएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाएगा, ठीक। और किस में यूज किया जाएगा भाई, और जो है प्रोटीन सिंथेसिस में यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। और क्या कर लिया जाएगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यूज कर लिया जाएगा, के लिए यूज कर लिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रहा है जिन चीजों का, उसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक। ये तो हो गया सिंथेसिस वाले फॉर्म में, ठीक। अब दूसरा जो हो जाएगा भाई, सिंथेसिस ना हो वहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल वर्क में हम लोग यूज करेंगे। एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, एटीपी को मैकेनिकल वर्क में। तो मैकेनिकल वर्क आप लोग जानते हो, जब आपके बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे या वर्क करेंगे वही आपका मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे भाई हम लोग मैकेनिकल वर्क में क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, लोकोमोशन कर सकते हो, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप लोग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं। अब क्या हुआ भाई, अब जो है कुछ आपने सुना होगा कि कुछ मछली होती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं। तो एटीपी वहाँ पे यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फिश के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो है एक और मछली होती है लाइट प्रोड्यूस करने वाली, उसको कहते हैं फायर फिश, वो भी यूज कर रही है। अब जो है अमीबा और पैरामीशियम आपने सुना होगा, तो वहाँ पे फ्लैजिला और सीलिया भी यूज कर रहे हैं, क्या एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब जो है भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, राइबोसोम भी है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये अपने लिए प्रोटीन को भी बना रहा है। जब राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है, तो इसलिए सेमी ऑटोनॉमस इसे कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स किसको कहा जाता है, कहीं से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो किसको कहेंगे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर फॉर्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रियम। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो आपके समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ही तभी जाना, तभी समझ में मुझे आएगा कि आप लोग जो है मेरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो, समझ में आया है तो भी कमेंट करो, क्योंकि एक दर्शक के सामने जब कोई कलाकार अपनी कलाकारी को प्रस्तुत करता है तो दर्शक जब तक कि ताली ना बजाए तब तक जो कलाकार है उसको आनंद नहीं आता है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जब तक तुम कमेंट नहीं करते हो, तुम मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हो, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, लेकिन ये पापी दिल है, मानता नहीं और वीडियो बना देता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।